राजस्थान में रेत के धोरों के बीच में बसा हुआ एक बहुत ही सुंदर शहर जैसलमेर, जो कि भाटी वंश के शासक रावल जैसल भाटी के द्वारा बसाया गया था। जैसल भाटी के द्वारा इस जैसलमेर को क्यों बसाया गया और उस समय जैसलमेर राज्य की राजधानी लोदरवा के स्थान पर जैसलमेर को राजधानी क्यों बनाया गया, इसका आखिर क्या सामरिक महत्व था। इसके अतिरिक्त जैसलमेर से संबंधित वो प्राचीन मान्यता क्या है जो भगवान श्री कृष्ण की यात्रा से जुड़ी हुई है, जब वो हस्तिनापुर से और द्वारका के लिए जा रहे थे अर्जुन के साथ में। तो ये हमारा जैसलमेर राज्य के इतिहास की सीरीज का पार्ट 2 है और इसमें हम रावल जैसल भाटी के इतिहास के संबंध में बात करेंगे। मैं रमन भारद्वाज, आइए शुरू करते हैं। इस वीडियो की शुरुआत हम भाटी वंश के शासक जैसल भाटी के शासनकाल से करेंगे। जैसल भाटी जिनका शासनकाल रहा सन 1153 से और 1168 ईस्वी तक का। जैसल भाटी वही शासक हैं जिनके द्वारा जैसलमेर शहर बसाया गया और वहां पर एक गढ़ का निर्माण कार्य आरंभ किया गया। वो गढ़ या वो दुर्ग जिसको हम जैसानगढ़ कहते हैं या सोनारगढ़ कहते हैं या स्वर्णगिरी कहते हैं, मतलब जैसलमेर का वो दुर्ग। अब सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस हमारे सामने रहेंगे कि जैसल भाटी जब शासक बने किसको पराजित करके शासक बने, ताकि पिछले वीडियो की जो कड़ी थी, जो सीरीज थी, उसको हम लिंक कर सकें। किसको पराजित करके शासक बने या ये कैसे शासक बने, इनके शासनकाल की आरंभिक क्या क्या कठिनाइयां थी, राजधानी इन्होंने क्यों परिवर्तित कर ली, लोदरवा के स्थान पर जैसलमेर को क्यों बनाया, जैसलमेर का जो दुर्ग बनाया उस दुर्ग की क्या क्या विशेषताएं हैं, उसको हेरिटेज साइट में भी सम्मिलित किया गया है यूनेस्को के द्वारा। उस संपूर्ण विषय पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, जैसल भाटी सन 1153 ईस्वी में शासक बने और अपने भाई विजयराज द्वितीय या जिनको चूड़ाला कहा जाता है, उनके पुत्र भोजदेव को पराजित करके भाटी वंश की सत्ता पर इन्होंने अधिकार किया। एक क्वेश्चन यहां ध्यान रखना, ये पूछ लिया जाता है कि भाटी वंश के किस शासक को चूड़ाला के नाम से जाना जाता है। तो जैसल भाटी के जो भाई थे विजयराज द्वितीय, उनको इतिहास में चूड़ाला के नाम से जाना जाता है। और विजयराज द्वितीय के बाद भोजदेव अगले शासक बने थे। पिछले वीडियो में यहां तक मैं बता चुका था, विजयराज चूड़ाला तक। तो विजयराज द्वितीय के बाद उनके जो पुत्र थे भोजदेव, वो शासक बने थे और इन्हीं भोजदेव को पराजित करके जैसल भाटी भाटी वंश के अगले शासक बने। अब हालांकि एक इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा ये कहते हैं कि जैसल भाटी ने भोजदेव को पराजित नहीं किया। भोजदेव तुर्कों के विरुद्ध युद्ध लड़ते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए और उनकी मृत्यु के पश्चात जैसल भाटी ने भाटी वंश की सत्ता पर अपना अधिकार कर लिया। खैर, जो भी रीजन रहा हो, अगले शासक जैसल भाटी बन गए थे। अब जैसल भाटी के समक्ष कुछ परेशानियां थी। उनके शासनकाल के आरंभिक वर्षों में उनके बहुत विरोधी थे और उन विरोधियों को शांत करने के लिए जैसल भाटी के द्वारा उनको बहुत सारी जमीनें दी गई, जागीर दी गई, उपहार दिए गए। सवाल ये निकल कर आता है, जैसल भाटी के शासनकाल के शुरुआत में ही इतने विरोधी कैसे पैदा हो गए। तो देखिए इसके 2 रीजन हमको समझ में आते हैं। एक तो ये, अगर हम ये मान लें कि जैसल भाटी के द्वारा भोजदेव को पराजित कर दिया गया होगा और भोजदेव को पराजित करके अगर उन्होंने जैसलमेर की सत्ता, भाटी वंश की सत्ता, जैसलमेर तो अभी बसाएंगे वो, भाटी वंश की सत्ता अगर उन्होंने अपना अधिकार कर लिया होगा, तो ऐसे में भोजदेव के जो समर्थक थे, जो शुभचिंतक थे, वो जैसल भाटी से नाराज हो गए होंगे और उन्हीं विरोधियों को शांत करने के लिए जैसल भाटी को उनको उपहार देना पड़ा होगा। दूसरा रीजन, अगर हम ये माने कि भोजदेव तुर्कों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए, तो यहां पर भी उनके जो शुभचिंतक हैं वो या तो भोजदेव के ही किसी पुत्र को या उन्हीं की श्रृंखला में जो आगे परिवार के सदस्य हैं उनको भाटी वंश का अगला शासक बनाना चाहते होंगे, या बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो खुद को ही एक शासक के तौर पर देखते हैं कि जब शासक की मृत्यु हो, शासक मर जाए, तो हम स्वयं अगले शासक बन जाएं। तो दोनों ही स्थिति में हमको समझ में आता है कि जब कोई नया नया शासक बनता है, जैसे जैसल भाटी बने थे, तो उनके बहुत सारे विरोधी थे और इनको शांत करने के लिए उनको जागीरें, उपहार वगैरह, जमीनें वगैरह देनी पड़ी थी। अब अगला विषय, जैसल भाटी जब शासक बने थे
उस समय इनके राज्य की जो राजधानी थी वो लोदरवा थी। लोदरवा जो वर्तमान में जैसलमेर में आता है। और पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि ये लोदरवा तक कैसे आए थे। भाटियों की पहली राजधानी, राजपूताना में पहली राजधानी थी भटनेर, जो हनुमानगढ़ में आता है। भटनेर के बाद, भटनेर किसके द्वारा बसाया गया था? भट्टी के द्वारा, जो भाटी वंश के शासक थे भट्टी। और भटनेर में भूपत भाटी के द्वारा एक किले का, एक दुर्ग का निर्माण कराया गया था, जिसको भटनेर का दुर्ग कहा जाता है। यह चर्चा हो चुकी। भटनेर के बाद भाटी वंश की अगली राजधानी बनाया गया तनोट को, और मंगल राव भाटी के द्वारा तनोट को राजधानी बनाया गया था। फिर तनोट के स्थान पर लोदरवा को राजधानी बनाया गया। लोदरवा किसने बनाया? देवराज के द्वारा। वही देवराज भाटी वंश के शासक जिन्होंने राव के स्थान पर रावल की उपाधि धारण की थी। और आगे हम चलकर देखेंगे कि रावल के स्थान पर महारावल की उपाधि आ जाएगी। तो यहां तक ये श्रृंखला समझ में आई कि पहली राजधानी भटनेर हो गई, फिर तनोट हो गई और लोदरवा। तो जब जैसल भाटी शासक बने तो इनकी राजधानी थी लोदरवा। अब लोदरवा के स्थान पर इन्होंने जैसलमेर को अपनी राजधानी बनाया और वहां पर एक गढ़ का, एक दुर्ग का निर्माण कराया। सवाल यह निकल कर आता है कि लोदरवा के स्थान पर जैसलमेर को राजधानी क्यों बनाया? तो देखिए, लोदरवा जो है वो एक समतल स्थान पर था, एक सपाट मैदान पर बसा हुआ था। हालांकि मैदान नहीं बोलेंगे, उधर पूरा मरुस्थल का इलाका आता है। तो एक समतल भूमि पर बना हुआ क्षेत्र था, वहां राजधानी थी। और ऐसी स्थिति में समतल एरिया पर यदि कोई बाहरी आक्रमणकारी हमला करता है, या आसपास के भी कोई जागीरदार या आसपास के भी कोई शासक अगर हमला करते हैं, तो सामरिक दृष्टि से और रणनीतिक दृष्टि से एक सपाट भूमि कभी भी अच्छी राजधानी नहीं हो सकती। इसके विपरीत जैसलमेर में ये पहाड़ियां हैं, गोडहरा की पहाड़ियां। उस गोडहरा की पहाड़ी पर इनके द्वारा, जैसल भाटी के द्वारा, एक दुर्ग का निर्माण कार्य आरंभ किया गया, जिसको बाद में इनके पुत्र शालीवाहन के द्वारा 1187 में पूरा किया गया था, जिसको जैसलमेर का दुर्ग हम कहते हैं। तो वहां पर पहाड़ियां थी जैसलमेर में। और पहाड़ी जब कभी भी युद्ध होता है तो रणनीतिक रूप से और सामरिक दृष्टि से भी पहाड़ियां एक बहुत अच्छा स्थान होती हैं। अगर आप किसी ऊंचे क्षेत्र पर हैं, पहाड़ी पर बैठे हुए हैं, और दुश्मन जब आपके सामने आ रहा है तो आपको एडवांटेज होगी। दूसरा एक फायदा यह था कि जैसलमेर जहां चारों तरफ रेत ही रेत है, वहां बीच में एक ऊंची पहाड़ी पर अगर आप बैठे हुए हैं तो दूर से आता हुआ दुश्मन भी आपको नजर आ जाएगा, और जो भी आपके हथियार हैं उस समय के, तीर वगैरह, आप आसानी से उस दुश्मन को टारगेट कर सकते हैं। तो इसीलिए जैसल भाटी के द्वारा 12 जुलाई 1155 ईस्वी को, ध्यान रखना इस डेट को, 12 जुलाई 1155 ईस्वी को जैसानगढ़ या जैसलमेर के दुर्ग की नींव रखी गई थी। अब ये जो दुर्ग बनाया गया, इस दुर्ग के संबंध में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो इसकी चर्चा करनी जरूरी है। देखो, जब जैसलमेर आप जाएंगे तो ये दुर्ग ऐसे सोने की तरह चमकता हुआ दिखता है। चारों तरफ रेत है, वो भी सुनहरी है, और ये दुर्ग भी पीले पत्थरों से बना हुआ है, सोने की तरह चमकता हुआ दिखता है, इसलिए इसको स्वर्णगढ़ कहा जाता है। इसकी एक विशेषता है, इसके निर्माण में कहीं पर चूने का इस्तेमाल नहीं किया गया। पहले चूना पकाते थे, चूने से फिर स्ट्रक्चर बनाते थे, लेकिन इसको चूने से नहीं बनाया गया। दरअसल यहां पत्थरों को खांचे में सेट करके एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक रख के इस तरीके से बनाया गया है इस जैसलमेर के दुर्ग को। कई नामों से जाना जाता है, इसको सोनारगढ़ भी कहते हैं, जैसानगढ़ भी कहते हैं, स्वर्णगढ़ भी कहते हैं। इसके अलावा स्वर्णगिरी भी कहा जाता है। स्वर्ण मतलब सोना। एक गलती मत कर देना, इसको सुवर्णगिरी मत बोल देना, क्योंकि सुवर्णगिरी जो है ये जालोर से संबंधित है, और स्वर्णगिरी जो है वो जैसलमेर से संबंधित है। ये वाला जो दुर्ग है, इसको यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया था वर्ष 2013 में, जून 2013 में। दरअसल राजस्थान के इस जैसलमेर के दुर्ग सहित टोटल 6 ऐसे दुर्ग हैं जिनको यूनेस्को के द्वारा वर्ष 2013 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। ये दुर्ग कौन कौन से हैं, एक छोटी सी और सरल सी ट्रिक बता देता हूं, उससे आपको बड़ी आसानी से ध्यान रहेगा। आम, गाजर, चीकू, ये याद रख लेना। आम, गाजर और चीकू। आम का मतलब हो गया आमेर, तो आमेर का दुर्ग, जो आमेर का महल है, दरअसल वो आमेर का महल जो जयपुर जिले में आता है। गाजर, तो गाजर में देखो 3 शब्द हैं, 3 अक्षर हैं, गाजर। तो गा से हो गया गागरोण, जैसे हो गया जैसलमेर, रै से हो गया रणथंभौर। गागरोण जो राजस्थान के झालावाड़ जिले में आता है, जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। जल दुर्ग क्यों? क्योंकि इसके चारों तरफ जल राशि है, पानी है। आहू और काली सिंध, ये 2 नदियां हैं, उन 2 नदियों के किनारे इसको बनाया हुआ है, 2 नदियों के बीच में बनाया हुआ है।
फिर जय का मतलब हो गया जैसलमेर, जिसकी हम चर्चा कर ही रहे हैं, अभी और करूंगा। और रै का मतलब हो गया रणथंबोर, रणथंबोर जो राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में आता है। फिर है ची और कू, यानी ची से हो गया चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ तो है ही सिरमौर। और कू का मतलब हो गया कुंभलगढ़, जो वर्तमान में राजस्थान के राजसमंद जिले में आता है। खैर, हमारा विषय जैसलमेर रियासत चल रहा है और जैसलमेर रियासत में अभी हम जैसानगढ़ पर फोकस कर रहे हैं। ये जो दुर्ग है, इसके संबंध में अकबर के नवरत्नों में से एक अबुल फजल के द्वारा यह कहा गया है कि भैया अगर आपको जैसलमेर तक पहुंचना है तो आपकी टांगे पत्थर की होनी चाहिए। पूरी क्या बात कही है वो मैं आपको बताता हूं। अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है कि घोड़ा कीजिए काठ का, पग कीजिए पाषाण, अख्तर कीजिए लोहा का, तब पहुंचे जैसाण। मतलब अगर जैसाणगढ़ आपको जाना है, दुर्ग तक, वहां तक पहुंचना है, तो आपके जो घोड़े हैं उनको काठ का करना पड़ेगा, लकड़ी का करना पड़ेगा। इसके अलावा घोड़ा कीजिए काठ का, पग कीजिए पाषाण, तो आपके पैर जो हैं वो पत्थर के होने चाहिए। भाई सीधी सी बात है, चारों तरफ रेत का समुद्र है और रेत के समुद्र के बीच में वो दुर्ग है। ऐसा लगता है, ये भी सवाल पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा दुर्ग है जो एक समुद्र में लंगर लिए हुए जहाज के समान है। तो लंगर लिए हुए जहाज के समान ही हो गया, चारों तरफ रेत का समुद्र है और बीच में एक जहाज की तरह वो खड़ा हुआ है। अब वहां रेत में आप चलोगे तो आपकी टांगे वैसे ही धंस जाएंगी, वहां तक पहुंचना ही बहुत मुश्किल काम होता है। तो इसीलिए अबुल फजल ने कहा कि लकड़ी के आपको घोड़े करने पड़ेंगे, पत्थर के आपको पैर करने पड़ेंगे, आपका शरीर लोहे का होना चाहिए, तब जाकर आप कहीं जैसाणगढ़ तक पहुंच पाओगे। देखो ये जो दुर्ग है, इसका एक गूगल मैप आप देखना ऊपर से। ये जिस पहाड़ी पर बना हुआ है उसको गोडहरा की पहाड़ी बोलते हैं, मैंने आपको बताया। इसके अलावा इसकी जो शेप है वो ट्रायंगल की शेप है, त्रिकोण जिसको हम बोलते हैं। तो इसीलिए इसको त्रिकूटगढ़ भी कहा जाता है, त्रिकुटांचल भी कहा जाता है। जब आप इसको जूम करके देखेंगे तो अंदर आपको बहुत सारे मकान बने हुए दिखेंगे और बड़ा अचंभा होता है। मतलब राजा जहां रह रहा है वहां राजा के साथ साथ में आम जनता भी रहती थी मकान बनाकर। तो ये लिविंग फोर्ट है और ये राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। पहला है चित्तौड़गढ़। सवाल पूछा जाए राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है, चित्तौड़गढ़। और दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है, जैसलमेर का दुर्ग, जिसको हम जैसानगढ़ कहते हैं। अब अगर और जूम करके देखेंगे तो देखो यहाँ मकानों के बीच में गलियां ही गलियां, गलियां ही गलियां हैं। तो इसको गलियों का दुर्ग भी कहा जाता है और इसी वजह से जैसलमेर का जैसलमेर जो है शहर है उसको गलियों का शहर भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त इसको रेगिस्तान में एक गुलाब के समान भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए ऐसा कौन सा दुर्ग है जिसको रेगिस्तान में गुलाब के समान की संज्ञा दी गई है, तो वो जैसलमेर का या जैसानगढ़ का दुर्ग है। कुछ और कहावतें जो इसके संबंध में कही जाती हैं कि गढ़ दिल्ली गढ़ आगरा, अधगढ़ बीकानेर, भलो चिणायो भाटियों, गढ़े तो सिरे तो जैसलमेर। मतलब गढ़ दिल्ली गढ़ आगरा, दिल्ली का गढ़ है, आगरा का गढ़ है, बीकानेर का अधगढ़ है मतलब आधा गढ़ है, और भलो चिणायो भाटियां, मतलब भाटियों ने क्या गजब का चिणाया है, सिरे तो जैसलमेर, कि इनमें से जो सिर है मतलब जो मुकुट है, जो शीर्ष है, वो जैसलमेर है। इसके अलावा इस दुर्ग से संबंधित कुछ और बातें ध्यान रखना। यहां इस दुर्ग पर टोटल 99 बुर्जें हैं, 99 बुर्ज। ये सब बातें पूछी हुई हैं या पूछी जा सकती हैं। बुर्ज का मतलब होता है पिलर, तो यहां टोटल 99 पिलर्स हैं, 99 बुर्ज हैं। इसके अलावा यहां इसी दुर्ग में 2.5 शाखे हुए हैं। शाखा मैं आपको बता चुका हूं कि युद्ध के दौरान ऐसी स्थिति जिसमें योद्धा तो केसरिया वस्त्र धारण कर लेते हैं, केसरिया वस्त्र धारण करके युद्ध भूमि में कूद पड़ते हैं अपने शत्रु को मारने के लिए या स्वयं अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए। और दुर्ग के अंदर जौहर का अनुष्ठान किया जाता था, मतलब लकड़ियों को प्रज्वलित किया जाता था, उनको जलाया जाता था और एक एक करके जो वीरांगनाएं हैं वो उस जलती उसमें लकड़ियों में मतलब आग में जिंदा कूद जाती थी। तो जहां वीरांगनाएं कूदती थी उसको जौहर कहा जाता था और योद्धा जब लड़ता था उसको केसरिया कहा जाता था। और जब ये दोनों घटनाएं संयुक्त रूप से हम बोलते हैं तो इसको शाखा कहा जाता है। दोनों में से अगर एक घटना ना हो, मतलब युद्ध तो होगा ही होगा, लेकिन जौहर की घटना अगर ना हो तो उसको आधा शाखा या अर्ध शाखा कहा जाता था। तो ये बात भी ध्यान रखना, ये सवाल भी पूछा जाता है कि जैसलमेर का जो दुर्ग है ये अपने 2.5 शाखों के लिए प्रसिद्ध है। 2 तो पूर्ण शाखे हुए थे जिनकी चर्चा हम आगे आने वाले वीडियोस में करेंगे। 2 तो पूर्ण शाखे हुए थे और एक आधा शाखा हुआ था। आधा शाखा मतलब वहां युद्ध तो हुआ, केसरिया तो हुआ, लेकिन वहां जौहर की घटना नहीं हो पाई थी। कुछ और बातें ध्यान रखना कि जब जैसल भाटी के द्वारा जैसलमेर को राजधानी बनाया गया, यहां पर दुर्ग का निर्माण कार्य आरंभ किया गया, तो यह महत्वपूर्ण बात है
कि इस जैसानगढ़ का निर्माण कार्य आरंभ तो जैसल भाटी के द्वारा किया गया था, लेकिन वो इसको अपने शासनकाल के दौरान पूर्ण नहीं करवा पाए थे। तो उनकी मृत्यु के पश्चात जब उनके पुत्र शालीवाहन भाटी वंश के अगले शासक बने थे, तो शालीवाहन ने इस दुर्ग के निर्माण कार्य को पूर्ण किया और लगभग 1187 ईस्वी के लगभग इस दुर्ग का निर्माण कार्य पूरा हुआ। तो यहां से सवाल ये पूछे जाएंगे कि जैसानगढ़ का निर्माण कार्य या इसकी नींव किसके द्वारा रखी गई? जैसल भाटी के द्वारा। कब रखी गई? 12 जुलाई 1155 को। इसका निर्माण कार्य लगभग कब पूर्ण हुआ? 1187 ईस्वी में। किसके शासनकाल में पूरा हुआ? शालीवाहन के शासनकाल में पूर्ण हुआ। देखो, अब थोड़ी सी मैं एक बार चर्चा कर लेता हूं एक विषय पर कि जैसलमेर के संबंध में एक प्राचीन मान्यता है जो भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई है। भाई, जैसलमेर के जो भाटी शासक हैं वो अपने आप को भगवान श्री कृष्ण का ही वंशज बताते हैं और चंद्रवंशी कहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण की एक यात्रा से संबंधित एक प्राचीन मान्यता है। हालांकि ये विषय एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी विषय आया तो इसकी चर्चा कर लेते हैं। इसके बहाने बहुत सारी चीजें जो हैं वो दिमाग में लंबे समय तक स्थायी हो जाती हैं। मान्यता के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि जब जैसल भाटी अपने लिए लोदरवा के स्थान पर एक नई राजधानी की तलाश कर रहे थे, तो एक ऋषि से उनकी भेंट हुई। उन ऋषि ने यह बताया कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो एक बार हस्तिनापुर से और द्वारिका के लिए जा रहे थे। बाद में उन्होंने द्वारिका को राजधानी बनाया था भगवान श्री कृष्ण ने। तो जब वो हस्तिनापुर से दिल्ली को, वर्तमान उस समय आज जो वर्तमान दिल्ली है उसको हस्तिनापुर कहा जाता था, तो हस्तिनापुर से जब द्वारका जा रहे थे तो रास्ते में जैसलमेर का ये क्षेत्र आया जिसको हम वर्तमान जैसलमेर कहते हैं। और उनके साथ में अर्जुन भी थे, भगवान श्री कृष्ण के साथ में। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से यह कहा कि भविष्य में जो मेरे वंशज होंगे वो इस क्षेत्र पर आकर अधिकार करेंगे और इस क्षेत्र पर वो शासन करेंगे। तो अर्जुन ने यह पूछा कि यहां तो चारों तरफ रेत ही रेत है और यहां उनके लिए पानी की व्यवस्था कहां से होगी? तो उस मान्यता के अनुसार भगवान कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से वहां पर एक जल स्रोत का निर्माण कर दिया। और ऐसी मान्यता है कि वहां जो वो काक नदी बहती है, वर्तमान में तो लुप्त हो चुकी है, लेकिन वहां से जो काक नदी निकला करती थी वो काक नदी उसी जल का स्रोत थी। खैर, जो मान्यता थी वो मैंने बताई। फिर आगे ऋषि कहते हैं कि उस दुर्ग के, उस जैसलमेर राज्य के इतिहास के भविष्य के संबंध में ये कहते हैं कि ये जो दुर्ग है ये टोटल 2.5 बार टूटेगा, 2.5 बार समाप्त हो जाएगा। यहां पर बहुत सारा रक्त बहेगा। यहाँ के जो शासक हैं, मतलब भाटी वंश, जो पराजित हो जाएंगे, लेकिन वो फिर से इस क्षेत्र पर अपना अधिकार रखेंगे और लंबे समय तक अपना राज्य यहाँ से संचालित करते रहेंगे। तो खैर, ये मान्यता मैंने बताई। विषय को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। जैसल भाटी की जब मृत्यु हुई 1168 ईस्वी में, तो उनके 2 पुत्रों में से एक तो बड़े पुत्र थे जिनको केलहण या कलहण या कालण जी कहा जाता था, और एक छोटे पुत्र थे शालीवाहन। तो बड़े पुत्र के स्थान पर छोटे पुत्र शालीवाहन अगले शासक बने। दरअसल उस समय जैसलमेर के जो दीवान थे, एक चीज ध्यान रखना, जैसलमेर में जो दीवान की व्यवस्था थी, दीवान के पद की जो व्यवस्था थी, मतलब वो पोस्ट जो फाइनेंशियल नीतियों से संबंधित होती थी या फाइनेंशियल जो डिसीजन लिया करते थे राजा की सहमति से। तो दीवान की जो पोस्ट होती थी वो वंशानुगत हुआ करती थी, मतलब जो दीवान के परिवार के जो लोग हैं वो दीवान बनेंगे, इस तरह की व्यवस्था होती थी। तो जब जैसल भाटी की मृत्यु हुई तो उनके बड़े पुत्र कलहण या केलहण या कालण जी के स्थान पर छोटे पुत्र शालीवाहन को अगला शासक बनाया गया। और शालीवाहन को शासक बनाने में उस समय के जो दीवान थे बीरम सिंह पाहू भाटी, उनका महत्वपूर्ण रोल हुआ करता था। खैर, शालीवाहन शासक बन गए। शालीवाहन के शासनकाल से संबंधित केवल यही बात आपको ध्यान रखनी है कि उन्होंने जैसलमेर के दुर्ग का निर्माण कार्य पूर्ण कराया था। इसके अलावा देखो, एक क्वेश्चन और निकल कर आ सकता है। जैसल भाटी जैसलमेर को राजधानी बना गए थे, लेकिन जैसलमेर अभी बसाया जा रहा था। उनके शासनकाल के जो अंतिम समय था जैसल भाटी का, तो उस समय तक जैसलमेर का निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ था, उसको बसाया जा रहा था। तो इसीलिए इनके पुत्र, जैसल भाटी के पुत्र शालीवाहन के द्वारा जैसलमेर के स्थान पर, जैसलमेर को तो सांकेतिक राजधानी रखा गया था, तो शालीवाहन ने लोदरवा को ही अपनी राजधानी रखा, वहीं से ही वो कार्य किया करते थे। लेकिन सांकेतिक जो राजधानी होती थी वो जैसलमेर हुआ करती थी। मतलब मोटी मोटी बात समझ लो कि शालीवाहन काम तो लोदरवा से करते थे, लेकिन सांकेतिक जो राजधानी थी वो जैसलमेर थी। तो हो सकता है अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जैसलमेर के भाटी वंश के वो शासक जिन्होंने जैसलमेर को सांकेतिक राजधानी रखते हुए लोदरवा से अपना राज्य संचालन किया,
तो वो कौन थे? शालिवाहन। अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे जैसलमेर के जो 2.5 शाके हुए वो किसके शासनकाल में हुए, किस प्रकार से वहां पर कौन कौन से विदेशी आक्रांता आए थे, उस संपूर्ण विषय पर मैं आपके साथ में चर्चा करूंगा नेक्स्ट वीडियोस में। जय हिंद।